उन लोगों के लिए एक सबक है जो मोहन भागवत, इंदेश कुमार, इस तरह के जो आरएसएस और बीजेपी के तमाम लीडर्स हैं, उनसे मिलने के लिए बेताब रहते हैं। हमारे उलमाए कराम जो है ना, ये मौलवी हजरात माफ़ कीजिएगा, इनको सोचना पड़ेगा। दोस्तों आदाब, मैं अनीस अहमद खान के साथ है जेड के फैजान साहब। देखते रहे आप, हमारे चैनल के बड़े हमदर्द हैं और सुप्रीम कोर्ट में वकील हैं, तो सब लोग जानते ही हैं। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से ताल्लुक़ रहा है कि वो प्रेसिडेंट रहे वहाँ के, और मुस्लिम पॉलिटिक्स पे इनकी अच्छी पकड़ है। आज फैजान भाई आपका खैर मकदम है। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं ये पूछना चाहता हूँ आपसे कि जिस तरीके से यूपी के चुनाव जितने नज़दीक आते जा रहे हैं, एक एंटी मुस्लिम, मैं उस लफ्ज़ को इस्तेमाल करता हूँ, एंटी मुस्लिम एक चीज़ पैदा होती चली जा रही है। हर चीज़ में हिंदू मुसलमान देखा जा रहा है। अभी रिसेंटली मौलाना कलीमुल्लाह साहब की गिरफ्तारी हुई, पूरे देश में इससे हलचल है। बड़े शरीफ आदमी थे, अब वो कहते हैं कि ये धर्मांतरण कराते थे। अब जो भी उन्होंने इल्ज़ाम लगाया वो तो आगे सामने आएंगे, लेकिन ऐसे मौके पे गिरफ्तारी, इसके साथ ही मुतअद्दिद चीज़ है, लब जिहाद से लेके अब तक, जिस पर हम लोग आपस में बात करते रहे हैं कि मुसलमानों को मद्देनज़र रख के बनाया जाता है। कोई भी चीज़ होती, किसी भी तरीके से होती, वो मुसलमानों का। अच्छा, बहुत से लोग ये भी कह रहे हैं कलीमुल्लाह साहब की गिरफ्तारी के पास मौलाना की, कि ये जो साइड केस हुआ है, सुसाइड प्लस मर्डर है, जो भी है, संत का जो अयोध्या महंतगिरी का, तो उसको दबाने के लिए इस चीज़ को किया गया कि कहीं यह न कहते गया है यहाँ पे इतने बड़े महंत का होता है। तो आपकी क्या राय है, ये जो धर्मांध पॉलिटिक्स और एंटी मुस्लिम पॉलिटिक्स, क्योंकि इनके पास मुद्दे तो नहीं है, यूपी में जो आई है चीज़? देखिए, पहली बात तो मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला आपको मुकम्मल सेहत अता फरमाए। दूसरी बात, जहाँ तक यूपी का ताल्लुक़ है, आपने बात कही, देखिए ये चीज़ें तो चलती रहेंगी। मैंने बार बार ये बात कही, जब बुनियादी उसकी फ़िक़ा परस्ती पे है तो उसके अलावा उनके पास कोई क्या कहते हैं एजेंडा कहना चाहिए वो नहीं है। वही है उनके पास, गलत प्रोपेगंडे से सरकार को चलाने की कोशिश कर रहे हैं। जो आम इश्यूज़ हैं जनता के, वो पीछे पड़े हुए हैं। महंगाई, बेरोज़गारी, ये तमाम चीज़ें जो हैं, वो सब की सब चीज़ों पर पर्दा डालने के लिए वो कम्युनल हेट्रेड फैलाने का काम कर रहे हैं। उनकी स्ट्रेटजी का एक हिस्सा है, मैंने बार बार ये बात कही, और उसी पर वो अमल पैना है। इनको जो गिरफ्तारी कलीम सिद्दीकी साहब की है, ये भी उसी का एक हिस्सा है। और ये बात बिल्कुल सही आपने कही कि उसका जो वक्त है, उससे ऐसा लगता है कि जो महंत का मामला सुसाइड का है, जो ऐसा लगता है देखने में कि वो मर्डर है, और उन्होंने उस पर सीबीआई की इंक्वायरी बैठा दिया है, वो देखिए वो बहुत लंबी साजिश का हिस्सा नज़र आता है, एक बहुत लंबी सियासी साजिश, समझा आपने। और वो अब इंक्वायरी हो रही है, तो हालांकि इंक्वायरी के बारे में सीबीआई को तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि तोता है, तो सरकार का तो वो तो अपनी जगह पर है, पेड़े का तोता, लेकिन बहरहाल कहीं ना कहीं तो आपको जाकर के फुल स्टॉप लगाना पड़ेगा और यकीन करना पड़ेगा। तो उन्होंने सीबीआई इंक्वायरी इसमें बिठा दी है, और उसके बाद सीबीआई ने अपना काम भी शुरू कर दिया है। तो बहुत चीज़ें सामने उसकी आएंगी, लेकिन उसको दबाने के लिए या वो चीज़ें पीछे चली जाए, उस पर लोगों का ध्यान हट जाए, तो मैं समझता हूँ कि कैलकुलेटेड स्टेप है जो इनकी गिरफ्तारी है। बिल्कुल आपने सही बात कही, मैं यहाँ आपसे इत्तेफाक करता हूँ। एक बात मैं इसमें जीवन में कहना चाहता हूँ, मैं शायद समझता हूँ वो इम्पोर्टेंट है, कि मौलाना कलीम, देखिए मैंने उस पर फेसबुक पर डाला भी और ट्वीट भी किया, तो कि मौलाना कलीम साहब की जब गिरफ्तारी हुई तो मुझे फ़ौरन ख्याल आया कि मौलाना साहब अभी चंद दिनों पहले मोहन भागवत से जाके मिले। मोहन भागवत से मिले थे, तो अब देखिए मोहन भागवत से जाकर के मिले। मेरी समझ में बात नहीं आती, और मैं आपके इस चैनल के ज़रिए लोगों से अपील भी करना चाहता हूँ कि ज़रा देखें, इस पर गौर करें। और मैं समझता हूँ ये सूरत हाल को बताने के लिए काफ़ी है कि भाई क्यों जो उन लोगों के लिए एक सबक है जो मोहन भागवत, इंदेश कुमार, इस तरह के जो आरएसएस और बीजेपी के तमाम लीडर्स हैं, उनसे मिलने के लिए बेताब रहते हैं। आपको मैं याद दिलाना चाहता हूँ कि मौलाना अरशद मदनी साहब ने भी मोहन भागवत से जाके मुलाकात की। महमूद मदनी ने ये तो कलीम साहब, महमूद मदनी ने भी मुलाकात की। सुनिए, कलीम सिद्दीकी साहब तो मिलने के लिए पहुँच गए बम्बई,
मौलाना अरशद मदनी साहब तो आरएसएस के दफ्तर में जाकर के ही दिल्ली में उनसे मुलाकात की। और ये तमाम लोग ये कहते हैं कि साहब वो दुनिया कम करने गए हैं, उनको ये बताने के लिए कम गए हैं कि रिश्ते हमको बनाने चाहिए और क्या कहते हैं मोहब्बत बढ़ानी चाहिए, और उनके यहाँ जो गलत फहमियाँ हैं उसको दूर करने के लिए गा रहे हैं। यही सब अल्फाज हैं जो इस्तेमाल इसके साथ नहीं सुनिए, अभी 1 मिनट समय आनी साहब का, कि ये गए तो खुद ही गिरफ्तार हो गए हैं, आपके सामने है समझा आपने। और मौलाना अरशद मदनी साहब गए तो बाबरी मस्जिद का जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया उससे कुछ ही दिन पहले गए थे, और बाद में जो फैसला आया मस्जिद हमारी हवाले हो गई। तो हम बात आए ऐसी मोहब्बत से, बात आए ऐसी दुनिया कम करने से, दुनिया ही बेहतर है भाई। नहीं, इसके बावजूद भी उनके बयान तो ऐसे रुके नहीं हैं। अब आपने अभी कहा कि महमूद साहब भी मिले आए थे, नहीं इसके बावजूद भी उनके बयान तो आरएसएस के मिले, वो नहीं हमारा डीएनए एक है, कुछ नहीं भाई हमारा डीएनए है। अब ये देखिए, अब मैं क्या कहूँ, हालांकि ये बीच में बात आई और लेकिन ज़रूरी भी है, समझा आपने, पॉइंट आउट चीज़ें होनी चाहिए कि उन्होंने जब सवाल किया इन्हीं मौलाना कलीम साहब से कि साहब वो मौलाना मोहन भागवत तो कहते हैं कि हमारा आपका डीएनए एक है, तो उन्होंने नहीं, जो आमतौर पर मुझे शिकायत कहिए, मेरा एतराज़ कहिए, जो भी कहिए, कि फ़ौरन से पेशतर कुरान और हदीस को बीच में ले आते हैं। मौलाना कलीम साहब का मेरे पास जो कटिंग मेरे पास रखी हुई है अखबार की, उसमें उसने कोट किया है कि जब उनसे सवाल किया कि मोहन भागवत ने तो ऐसा कहा, तो उन्होंने कहा कि हाँ ये तो कुरान में भी आया हुआ है कि हम तमाम एक आदम की औलाद हैं, लीजिए साहब। उन्होंने फ़ौरन जो है उससे जोड़ दिया और जस्टिफाई कर दिया। नहीं, इसके बावजूद भी सब ये सब मिल के आए, वो अब्बा जान वाला मसला आया, अब है चाचा जान वाला मसला आ रहा है, तमाम यानी अब्बा जान यहाँ का गेहूं स्मगल करते थे, एंटी मुस्लिम की बात चल रही है। अनीस साहब वो तो पॉलिटिकल बयानात है, पॉलिटिकल बात हो रही है, पॉलिटिकल बयानात इसी मौके पर मैं ये मजहबी रहनुमाओं की बात कह रहा हूँ जिनकी पकड़ में आज की सियासत है। आज की बताइए कि वो आदम अलैहिस्सलाम से मिला रहे हैं, मिला दिया उन्होंने। कलाम पाक को उसने लिखा, इसे मैं नहीं वो तो है कि कलाम पाक को कोट करते हुए उन्होंने कहा कि साहब कुरान पाक में आया है, कुरान शरीफ में कि सबके सब आदम की औलाद है, लीजिए साहब। नहीं तो आदम की औलाद है वो तो मानते नहीं है इस चीज़ को, वो तो कहते कि हम जाने कहाँ से, उन्होंने अभी तक अपना ओरिजिन बताया नहीं है। आदम की औलाद का मतलब मुसलमान है, एक ही आदम से पूरी दुनिया पैदा हुई है, लेकिन हकीकत क्या है? हकीकत यह है कि मुसलमान है, हिंदू है, पारसी हैं, क्रिश्चियन हैं, यहूदी हैं, सबके सब है ना भाई, सब है, वहां से निकल करके यहाँ तक पहुंचे हैं। तो ये तो वहां से जोड़ करके बात करना, जिस कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है, सवाल जवाब उसी कॉन्टेक्स्ट में होना चाहिए। इसमें ला करके आपने तो, अगर तो कोई झगड़ा ही नहीं है, अरे भाई झगड़ा, हकीकत क्या है? हकीकत है कि 5 भाई होते हैं उनमें लड़ाई होती है, 2 भाई होते हैं उनमें लड़ाई होती है, भाई बहन में लड़ाई होती है, माँ बेटे में लड़ाई होती है, बाप बेटे में लड़ाई होती है। एक चीज हमें बताइए साहब, इस चीज में जिस कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है उस कॉन्टेक्स्ट में बात करनी चाहिए। एक चीज हमें बताइए जो आपसे पूछना चाहता हूँ, ये बड़े बड़े जो उलमा है जी, आलिम है, ये अचानक क्यों समरसाल्ट मतलब गुलाटी मारते हैं, एकदम से मोहन भागवत की तारीफ कर रहे हैं, कभी मोदी जी से मिलने चले जाते हैं, कभी अमित शाह से मिलने चले जाते, जबकि आपको मालूम है कि इनकी पॉलिसी एक ही है, मैं खुद भी, हमें चुनाव जीतना है जी, किसी भी तरीके से। ममता बनर्जी के ऊपर भी ये इल्ज़ाम लगाया था। अब आप देख लीजिए जो आसाम में हुआ, आसाम में गोली चली, वो कहते हैं कि ये लोग इंट्रूडर हैं, ज़बरदस्ती घुसपैठिए हैं, उनको मारा, लेकिन मारने के बाद पुलिस खड़ी हुई है और एक कैमरामैन उस पर चढ़ रहा है, कूद रहा है, लाश को मार रहा है। जर्नलिस्ट, शर्म आती है उस जर्नलिस्ट के ऊपर भी, उसको कंडेम किया जा रहा है। तो ये सब चीजें भी बढ़ोतरी कहीं हुई तो पुलिस वाले नहीं रोक सकते? तो भाई तुम क्यों नहीं रोक सकते थे? देखिए वो तो गुंडागर्दी और लॉलेसनेस जो है वो चल रही है, वो पूरे मुल्क में उसका वो एक हिस्सा है। आसाम में जिस तरीके से उन्होंने किया है, आसाम में तो बड़े बड़े वाकयात हुए हैं, आपको याद होगा। अरे आसाम भी छोड़िए, कहाँ नहीं हुई, कहाँ नहीं हुए, यूपी में ये सीए और एनआरसी का झगड़ा चल रहा था, तो कितनी गिरफ्तारियां हुई और अभी तक जेलों में। इसलिए जनरलाइज करके आप बात करेंगे तो आजादी के बाद से ही एक लंबा सिलसिला रहा है। लेकिन अब कुछ सालों जब चुनाव आते हैं खासा, तब ये मसला हो जाता है कि कलीमुल्लाह साहब की गिरफ्तारी हो गई, उसके बाद मालूम हुआ कि नहीं, चुनाव अब्बा जान आ गए बीच में। चुनाव के माने क्या है? सियासत, सियासत पॉलिटिक्स। सुनिए, तो पॉलिटिक्स का मतलब ये होता है कि हिंदुस्तान में डेमोक्रेसी है, जमहूरियत है, तो वोट कैसे मिले, सारे का सारा फोकस उसी पर होता है। अच्छा, और तो इसलिए वोट कैसे मिले,
ये अपने वोट के चक्कर में है, दूसरे अपने वोट के चक्कर में है, ये सियासत में क्योंकि सियासत की बात, अब आप आलिम उलमाओं की बात गिने जाते हैं, उलमाओं की बात पे आ जाइए, उसका जवाब दीजिए आप कि ये तालिबान की वहाँ पे हुकूमत नहीं जी, हम इससे मतलब नहीं कि वो कैसी हुकूमत चलेगी तो पता चलेगा कि किस तरीके की, लेकिन दारुल उलूम देवबंद के लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि नहीं वो हम तो तालिबान नहीं, हमसे कोई ताल्लुक नहीं, लेकिन हाँ उनके ये यहाँ पढ़े थे, उनके वो यहाँ पर तालीम हासिल करके गए थे। अच्छा, उसके बाद है कि देखना चाहिए आप लोग ये आलिम उलमा क्लियर स्टैंड क्यों नहीं लेते? अरे बाहर के लोग आते हैं, पढ़ते हैं, चले जाते हैं, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में ही नहीं उसको उछल कूद करके बता रहे थे, लेकिन जब वो सख्ती की बात कुछ इस तरह से आई तो फौरन सफाई देने पर आ गए। हाँ, मैं दूसरी बात कर रहा हूँ, यूनिवर्सिटी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी आपने सही नाम लिया कि हमारे ज़माने में 31-32 कंट्रीज़ के लोग थे, मुझे पता नहीं कि आजकल है, लेकिन बहुत सारे कंट्रीज़ के लोग आज भी वहाँ आते हैं, पढ़ रहे हैं, आएंगे, समझा आपने। वो तो एजुकेशन हासिल करने के लिए आते हैं, एजुकेशन हासिल करके जाते हैं। इसमें अगर कोई देवबंद में आया, पढ़ा और गया, तो इसमें आपको क्या इसमें वो है कि आप बिल्कुल फर्क से उसको। अच्छा, आखिर में मैं आपसे खासतौर पर नज़ाकत, वक्त की नज़ाकत और हालात को समझना चाहिए, समझा आपने, ये है मामला। आखिर में एक सवाल करना चाहता हूँ, आप अलीगढ़ के प्रेसिडेंट रहे, मैं भी अलीगढ़ का तालिब इल्म हूँ। जी जी जी। तो ऐसे मौके पे जब चुनाव होने वाले हैं, राजा महेंद्र प्रताप सिंह जी, जो कि फर्स्ट ग्रेजुएट हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के, जी, यानी कम्युनिस्ट रहे हैं, वो तो जिंदगी भर कम्युनिस्ट रहे हैं, वाजपेयी के खिलाफ चुनाव लड़ा, वाजपेयी को हराया उन्होंने मथुरा से चुनाव लड़ने में। अचानक ये राजा महेंद्र प्रताप यूनिवर्सिटी का शिलान्यास रखने के लिए मोदी जी भी पहुंच जाते हैं वहाँ पे, ये क्यों बनाई गई? नहीं, वो तो देखिए ऐसा है, उन्होंने जाट वोट को, क्योंकि किसान आंदोलन यहाँ पर जो चला वो इफेक्ट कर रहा है, उसके असरात यहाँ पर है, वेस्टर्न यूपी में इलेक्शन में पड़ रहे हैं। सुनिए, तो पहली बात तो वो जाट वोट को वो करने के लिए, अपनी तरफ राग़िब करने के लिए, अट्रैक्ट करने के लिए उन्होंने ये किया। दूसरे, अलीगढ़ में एक यूनिवर्सिटी बना करके वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को काउंटर करने की बात भी उनके दिमाग में कहीं ना कहीं है, समझा आपने। और तीसरे, उन्होंने उसके एक मैसेज और देने की बात की, क्योंकि वो बार बार उन्होंने कहा कि साहब वो अलीगढ़ को उन्होंने बड़ी ज़मीनें दी, वो जो 2.5 एकड़ और लीज वगैरह पे दिया था, जिसका बाद में उनके लड़के उड़के क्लेम भी करने लगे, समझा आपने। तो वो ऐसा कुछ इंप्रेशन दिया कि जैसे उन्होंने कोई 200-400 बीघे ज़मीन दे दी हो, और ये भी बताने की कोशिश की कि साहब उनको निगलेक्ट किया गया। अरे निगलेक्ट क्या किया गया? जो 1977 में जिस ज़माने में वो 100 साल वो बनाया गया था मुमडल रोड कॉलेज का, तो मैं उस ज़माने में प्रेसिडेंट था जी, मेरे ही उसमें मैंने बल्कि उसको अपने उस पर डाला भी था, मैं राजा महेंद्र प्रताप के साथ मैंने डायस शेयर किया, वो कनेडी हॉल में प्रोग्राम था, वो उसमें चीफ गेस्ट थे, समझा आपने, उसमें चीफ गेस्ट थे, उन्होंने अपनी जिंदा रहते पूरी इज्जत दी उनको, और भाई कई प्रोग्राम में वो वहाँ पर आए, यूनिवर्सिटी ने पूरी उनको इज्जत दी। लेकिन एक वो ये भी कहने लगे कि साहब यूनिवर्सिटी ने उनको इग्नोर किया, हम उनको जो है और कोई इज्जत नहीं की, और हम उनको इज्जत दे रहे हैं। तो ये बस है उसका, उनके प्रोपेगेंडे का एक हिस्सा है, ये सिलसिला अनिश्चित चलता ही रहेगा, समझा आपने, और बेस्तर होता जाएगा, उसमें कोई मसला नहीं है, समझा आपने। बहुत बहुत शुक्रिया खान साहब। रही बात राजा महेंद्र प्रताप सिंह की, जिस पर खत्म हो रही है, तो मैं एक बात कहूँगा, जो चमन में बात आई थी कि हमारे उलमाए कराम जो है ना, ये मौलवी हजरात माफ़ कीजिएगा, इनको सोचना पड़ेगा। अब जो मैंने नाम लिया 2 लोगों को भागवत से मिलने का, तीसरा आपने पॉइंट आउट किया, अभी देखें तो बहुत सारे लोग उछल करके कूद करके मिलते हैं, मतलब क्या हुआ भाई, समझे आपने। इससे एक गलत मैसेज जाता है। मैं समझता हूँ कि इस तरह के जो अमल हैं जिसमें वो मोहन भागवत के यहाँ कूद के पहुँच जाते हैं, इससे वो अपने आप को तो जलील करते ही करते हैं, पूरी मिल्लत इस्लामिया को जलील करते हैं। इनकी समझ में बात नहीं आती, समझे आपने। इसे गुरेज करना चाहिए इनको, जो उसके क्या असरात मुरतब होते हैं इनको समझना चाहिए। आप देखते जाइए कि आप देख रहे हैं, जहाँ तक मौलाना कलीम साहब का ताल्लुक है, वो गिरफ्तारी तो बिल्कुल पॉलिटिकल है, मैं उसकी मजम्मत करता हूँ, मजम्मत करना चाहिए। जो लोग एहतजाज कर रहे हैं, भी मैंने देखा कि महाराष्ट्र वगैरह में लोगों ने एहतजाज किया है, पंजाब में भी लोगों ने एहतजाज किया है, यूपी में भी एहतजाज किया है। एहतजाज होना चाहिए, ज़बरदस्त एहतजाज होना चाहिए। सड़कों पर आना ही शायद इन तमाम चीज़ों का इलाज है। वो अपनी जगह पर मैं उसकी मजम्मत करता हूँ, हर शख्स को मजम्मत करना चाहिए। ये उनका पॉलिटिकल कैलकुलेटेड एक स्ट्रेटजी है, समझा आपने, जो नेगेटिव है मुसलमानों के अगेंस्ट,
समझा आपने। तो वो उनका जो काम करने का तरीका है अपने, तो उसके अंदर स्ट्रेटेजी बना रहे हैं वो वर्ल्ड को पोलराइज करने के लिए, और किसी बहुत बड़ी इंसिडेंट को, जैसे आपने महंत वाली कही, इस तरह की चीज़ों को पस से पूछ डालने के लिए, तो वो सब अपनी जगह पर है। लेकिन ये कि क्या कहते हैं, मौलाना की गिरफ्तारी की मैं और मजम्मत करता हूँ, लोगों को करना चाहिए, उसके लिए लड़ना चाहिए, समझा आपने, बिना वजह उनको फंसाया गया है, समझा आपने। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। लेकिन एक बात बताऊं, मैंने महाराजा महेंद्र प्रताप सिंह की पूरी लाइफ हिस्ट्री पढ़ी। वो जाके अफगानिस्तान में प्रेसिडेंट हुए थे एक्साइल गवर्नमेंट के, उसमें बरकतुल्लाह भोपाली और उबैदुल्लाह सिंधी दोनों गए, 3 लोग पढ़े हुए अलीगढ़ के पास, अलीगढ़, और लेनिन से भी मिलने गए हुए, तो बड़े सेकुलर आदमी थे, उनको भी पॉलिटिक्स में लाया जा रहा है। यानी ओवरऑल आप देखिए कि जो अगला चुनाव आने वाला है वो ध्रुवीकरण का है, वहाँ पर मुसलमान हिंदू करके ही उस पर चुनाव लड़ा जाएगा। मोदी जी अब्बा जी पे चुनाव लड़ेंगे तो वो चाचा पे चुनाव लड़ेंगे, इस तरीके से चलेगा। इसी के साथ मैं आपसे लेता हूँ विदा, और उम्मीद करता हूँ कि अगले अंक में भी आपसे मुलाकात होती रहेगी। तब तक के लिए जय दीजिए इजाज़त।